हाय दोस्तों, फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं 10th क्लास फिजिक्स से प्रकाश के परिवर्तन से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ। हम लोग इस वीडियो में लगभग 30+ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। और इस फर्स्ट लेसन के अंत में कुछ शॉर्ट प्रश्न और कुछ लॉन्ग और कुछ आकांक्षित प्रश्न भी दिए हुए हैं जिनको आप हल करके अपनी परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। प्रकाश की किरण गमन करती है। यहाँ पे ए विकल्प दिया गया है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी प्रकाश की किरण है वो सदैव एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? निर्वात में, या जल में, या वायु में, या कांच में? तो आपका जो है सबसे कम वेग जो होता है, आपका सबसे कम वेग जो है प्रकाश का कांच में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए विकल्प दिया गया है समतल दर्पण, बी विकल्प दिया गया है उत्तल दर्पण, जो कि वर्तनी में लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया है, और सी विकल्प दिया है अवतल, और डी विकल्प दिया गया है अवतल लेंस। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोटर के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर के हेडलाइट में पहला विकल्प दिया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। यहाँ आपका चौथा प्रश्न, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। यहाँ से जो है हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है 5 नंबर में जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, लुमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे आपका ए विकल्प हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है जिसका प्रतीक कैपिटल डी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। यहाँ से आपका जो प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन करने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? दर्शन करने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प आपका इसमें दिया हुआ है किरण आरेख, और दूसरा दिया है फोकस, और सी विकल्प दिया हुआ है किरण पुंज, और डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से किरण आरेख, ए विकल्प सही होगा। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। प्रश्न नंबर 8 में 2D या 2 डायोप्टर, 2D आपका जो है डी लेंस की क्षमता, डायोप्टर का प्रतीक होता है। ये 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर, इसको कह सकते हैं कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होगा या होता है। यहाँ पे ए विकल्प दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और बी विकल्प दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, डी विकल्प दिया है 40 सेंटीमीटर, और जो है डी विकल्प दिया हुआ है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका जो है सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग देखें, कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस
का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। उसकी क्षमता क्या होगी? अगर उसकी क्षमता की बात की जाए तो यहाँ से पहला विकल्प आपका दिया गया है +5 डायोप्टर, अगला विकल्प दिया हुआ है -5 डायोप्टर, अगला दिया है सी विकल्प -2 डायोप्टर और डी विकल्प दिया हुआ है +2 डायोप्टर। प्रश्न नंबर 9, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। इसमें से आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न लोग देखेंगे, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? जहाँ पे ढेर सारी प्रकाश किरणें एक साथ चलती है, उन्हीं समूह को क्या कहा जाता है? पहला है प्रकाश स्रोत, डी विकल्प किरण पुंज और सी विकल्प प्रदीप्त और डी विकल्प यहाँ से प्रकीर्णन। आपका जो है इसमें से किरण पुंज कहा जाता है, प्रकाश किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अगर बात की जाए उत्तल लेंस की क्षमता की, यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया है ऋणात्मक और बी विकल्प दिया हुआ है धनात्मक और सी विकल्प दिया है ए और बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये ए और बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों तो होगा ही नहीं, ऋणात्मक और धनात्मक। 11 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं अवतल की ऋणात्मक होती है, तो यहाँ से उत्तल की धनात्मक हो जाएगी, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वही प्रश्न ही है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी यहाँ से दोस्तों? ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या होता है? ये प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है? प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, पहला विकल्प दिया हुआ है अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस और अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर में आपका हो जाएगा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न, अवतल लेंस को कहते हैं। अगर अवतल लेंस की बात की जाए, जब उत्तल को अभिसारी कहा जाएगा तो अवतल लेंस को आपका अपसारी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखेंगे 15 नंबर प्रश्न के विकल्प, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो लेंस बनाने के लिए यहाँ से मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। लेंस बनाने के लिए हम लोग जल का प्रयोग करते हैं और कांच का प्रयोग करते हैं और प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन लेंस को बनाने के लिए कभी भी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखेंगे, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है या होता है? यहाँ अगर बात की जाए समतल और उत्तल और अवतल, अगर बात की जाए 16 नंबर में, तो आपका समतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ये छोटा बनता है। ठीक, आगे देखिए उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण होता है, ये हमेशा जो आपकी वस्तु होती है उस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, समतल बराबर बनाता है और उत्तल बड़ा बनाता है। तो आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प। आगे प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका 17 नंबर प्रश्न,
ये कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर प्रश्न में आपका जो है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे बात की जाए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के आपके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। जबकि दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर आपके स्क्रीन पे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कह रहा है प्रश्न कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब जो मुड़ जा रही है तो किसका क्या हो रहा है? वहाँ विकल्प देखिए, विकल्प रूप में दिया हुआ है कि अभिलंब से दूर। अगला विकल्प दिया हुआ है अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से अभिलंब के निकट, यहाँ आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलंब के निकट। बी विकल्प सही हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट आ जाती है, अभिलंब के निकट। 19 नंबर प्रश्न में आपका बी विकल्प सही। आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अवदर्शक होता है, जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसका अवदर्शक लेंस होता है उत्तल का या अवतल का, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा उत्तल लेंस। आपके फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। मोटर कारों में पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। प्रिज्म तो बहुत गलत हो जाएगा, प्रिज्म का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद अगर मिलता जुलता देखा जाए तो यहाँ अवतल या उत्तल में आप टिक लगाएंगे, जबकि आपका सही विकल्प माना जाएगा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? कहा जाता है कि वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी के दुगना होती है। वक्रता त्रिज्या C = 2F क्या हो जाती है? 2F। F = R/2 या C/2। ताकि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना हो जाती है। यहाँ आपका 22 में बी विकल्प, क्योंकि जो आपका वक्रता त्रिज्या C = किसी किसी बुक में वक्रता त्रिज्या को C से डिनोट किया जाता है, किसी किसी में R से डिनोट किया जाता है। बहुत सारी बुक है जहाँ पे वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट किया गया। तो C = 2F फार्मूला होता है, तो वहाँ पे मान रखेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच किरण। 23 प्रश्न जल्दी से आप आंसर करेंगे। इन दोनों के बीच बना कोण आपका कहलाता है निर्गत कोण। क्या कहलाता है? निर्गत कोण। दोनों के बीच बना कोण निर्गत कोण कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पहला विकल्प आपका दिया गया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और सी में दिया गया है अवतल लेंस, और डी में दिया गया है उत्तल लेंस। तो आपका 24 नंबर प्रश्न में जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है?
किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ देखिएगा, उत्तल लेंस और जो है अवतल लेंस जो है वाइकोकल, इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ काल्पनिक बात करें तो इनमें से कोई नहीं। उत्तल और अवतल में दोनों में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 25 में डी विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। पहला विकल्प, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण विचलन कोण बराबर होते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न में आपका परावर्तन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपका इसमें से बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न ये रहा आपका अगला प्रश्न। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, पहला विकल्प सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यहाँ आपका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखेंगे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो आपके लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, F1 और F2। दो मुख्य फोकस प्रत्येक लेंस में पाए जाते हैं, F1 और F2। अगला प्रश्न आपका है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अगर बात की जाए समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, लेकिन वो पूछता है कि हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हजामत बनाना और दाढ़ी बनाना दोनों एक ही चीज़ होता है, उसी कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि हजामत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने कहें या दाढ़ी बनाने की बात कही जाए, दोनों जगह पे अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न 30 आपके सामने स्क्रीन पे। 30 प्रश्न संख्या ये कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? पहला विकल्प ए, दूसरा विकल्प 2 और सी में 3 और डी में 4। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रथम और द्वितीय नियम। अगला कह रहा है, किसी माध्यम के, अब 31 प्रश्न देखेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। बी विकल्प में कहा है साइन आर अपॉन साइन आई। सी विकल्प में साइन आई इंटू साइन आर और डी विकल्प में साइन आई प्लस साइन आर। तो यहाँ पे अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला 32 प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगहों पर समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस आपका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और जो आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस बीच में आपका जो है पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। जबकि आपका उत्तल लेंस ये बीच में मोटा और किनारों पे पतला, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्रश्न देखेंगे हम लोग 33। प्रश्न 33 ये कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m, आवर्धन क्षमता m बराबर होता है, किसके बराबर होता है आवर्धन? ए विकल्प
u अपॉन वी, वी विकल्प v इंटू यू इंटू वी, और जो c विकल्प है u प्लस वी, और d विकल्प है v अपॉन u। 33 नंबर में आपका जो है आवर्धन m बराबर ये डी विकल्प सही हो जाएगा। m बराबर होता है फार्मूला v अपॉन u। अगला प्रश्न देखेंगे 34 ये कह रहा है कि गोली दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। यहाँ से 34 नंबर में आपका जो f बराबर फार्मूला होता है f बराबर r अपान 2, f बराबर r अपान 2 होता है, तो फार्मूला नहीं दिया गया है f बराबर r अपान 2। यहाँ से जब r बराबर निकाला जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 2f, ये a विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 35 लास्ट प्रश्न इस PDF का, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। आपका जो है 35 में वास्तविक और उल्टा हमेशा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो है इसका वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, थैंक यू। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।